नमस्कार बच्चों। आज हम समाजशास्त्र में पाठ 3 सामाजिक असमानता एवं अपवर्जन के प्रतिरूप, जाति पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियाँ, राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्ग, महिला समानता का संघर्ष, धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण, निःशक्तजनों की देखभाल पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से समाज के उन वर्गों के बारे में चर्चा करेंगे जो विभिन्न कारणों से समाज की मुख्य धारा से अलग रहे हैं। इस विस्तृत विवेचन के आधार पर हम निम्न बातों को समझ पाएंगे। पहले तो सामाजिक असमानता और अपवर्जन का अर्थ पढ़ेंगे। फिर भारतीय समाज में जाति पूर्वाग्रह की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से अनुसूचित जाति और असमानता के विविध पहलू कौन से हैं। राजस्थान की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सामाजिक पक्ष कौन कौन से हैं। महिला समानता के संघर्ष से क्या तात्पर्य है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के विविध आयाम क्या हैं। निःशक्त जनों की देखभाल के विभिन्न प्रावधान क्या हैं। उपर्युक्त बिंदुओं पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले ये समझ लें कि समाज के विभिन्न समूहों, समुदायों एवं वर्गों में भिन्नता क्यों है। भिन्नता का मूल कारण सामाजिक असमानता कह रहे हैं। जो भी हमारे समाज के समूह समुदाय हैं उन सब में भिन्नता क्यों है और उसका मूल कारण सामाजिक असमानता है। सामाजिक असमानता के प्रभाव से कुछ समूह अपवर्जित समूह की श्रेणी में आ जाते हैं। अतः सामाजिक असमानता के अवधारणात्मक पक्ष को जानना उचित होगा। फिर आता है सामाजिक असमानता। यह एक सापेक्ष अवधारणा है। सामाजिक असमानता को समानता एवं बराबरी के आधार पर समझ सकते हैं। अर्थात सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जब हम दो या दो से अधिक इकाइयों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं, तो इसे हम सामाजिक भिन्नता कहते हैं। क्योंकि भिन्नता किसी सामाजिक विशेषता पर आधारित होती है। ऐसी भिन्नता जो दो या दो से अधिक इकाइयों की तुलना करने से ज्ञात होती है, इसी को हम सामाजिक असमानता कहते हैं। जैसे हम दो व्यक्तियों को देखकर उनके व्यवहार में सामाजिक असमानता को समझना चाहें तो हमें उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेनी होगी। हम किसी भी सामाजिक असमानता को जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको जानेंगे। यदि उनमें से एक पुरुष है दूसरा स्त्री है तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से ये लिंग आधारित असमानता है। इस प्रकार आवास के आधार पर एक शहर का है दूसरा गांव का, इसे आवास आधारित असमानता कहेंगे। सामाजिक असमानता के कई ऐसे आधार होते हैं जैसे आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, जाति, धार्मिक मान्यताएं, भाषा, परिवार की प्रकृति, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, संसाधन एवं सांस्कृतिक पहचान। स्पष्टतः किस सामाजिक असमानता का कोई न कोई आधार अवश्य होता है। इसी आधार पर एक इकाई को दूसरी इकाई से अलग रूप में माना जाता है। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि जिस किसी भी सामाजिक आधार पर एक इकाई को दूसरी इकाई से भिन्न समझते हैं तो वो इकाई एक व्यक्ति को हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, परिवार, जाति, वर्ग अथवा संपूर्ण समुदाय हो सकता है। इस प्रकार से सामाजिक असमानता का कोई ना कोई सामाजिक आधार अनिवार्य रूप से होता है तथा इसी आधार पर दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच तुलना की जाती है। अब आता है सामाजिक अपवर्जन किसे कहते हैं। सामाजिक अपवर्जन सामाजिक असमानता के संदर्भ में एक अन्य अवधारणा सामाजिक अपवर्जन की है। सामाजिक अपवर्जन को हम एक सामाजिक स्थिति या एक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। जब सामाजिक अपवर्जन को एक सामाजिक स्थिति या दशा कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि कोई समूह समाज की मुख्य धारा से अलग है। वह समाज की मुख्य धारा का भाग नहीं है, लेकिन
जब हम सामाजिक अपवर्जन को एक प्रक्रिया कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग करके सीमांत स्थिति में पहुंचाया गया है। दूसरे शब्दों में, एक समूह जब तक समाज की मुख्य धारा में था तब तक वह अपवर्जन की श्रेणी में नहीं था। जैसे ही मुख्य धारा से अलग किया गया, अपवर्जन की श्रेणी में आ गया। उदाहरण के लिए, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पर आधारित उच्चता और निम्नता का क्रम। इस व्यवस्था से पूर्व कोई भी समूह अपवर्जित श्रेणी में नहीं था, लेकिन जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अपवर्जन की श्रेणी में आ गए। इसी प्रकार की स्थिति ही जनजातीय समुदाय की है, अर्थात कतिपय कारणों से समाज के कुछ वर्ग समाज की मुख्य धारा से अलग होकर के अपवर्जित श्रेणी के कहलाने लगे हैं। ऐसे वर्गों की पहचान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में हुई है। इसी प्रकार के सामाजिक वर्गों को अपवर्जन के प्रतिरूप कहा जाता है। अपवर्जन के ऐसे प्रतिरूपों की विस्तृत विवेचना अब हम करेंगे। तो इसमें आता है जाति पूर्वाग्रह। जाति पूर्वाग्रह भारत में जाति व्यवस्था ने अपने अनूठेपन, अद्वितीयपन के कारण देशी विदेशी सभी तरह के समाजशास्त्रियों का अध्ययन अपनी ओर आकर्षित किया। जाति शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अनेक बड़ी भ्रामक जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं कि जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाल शब्द कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ जाति, प्रजाति, नस्ल या जन्म है। एक तरफ हम ये घोषणा करते हैं कि जाति भारतीय सामाजिक संरचना की विशिष्ट संस्था है तथा ये विशुद्ध भारतीय है जो वर्ण से कालांतर में उत्पन्न हुई है। दूसरी तरफ हम इसकी उत्पत्ति के शब्द अंग्रेजी व पुर्तगाली में खोजते हैं। ये बड़ा विरोधाभास है कि विरोधाभास यानी कि अपोजिट चीज़ें। जाति शब्द की उत्पत्ति के लिए अध्याय 1 देखिए। अध्याय 1 देखिए, मतलब हम जाति के बारे में चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। प्रारंभ में जाति का संबंध मूल स्वभाव एवं गुणों से रहा है, जैसे मानव का स्वभाव मानवता, पशु का स्वभाव पशुता, जल का शीतलता, अग्नि का उष्णता। गुण उच्च निम्न होते हैं, गुण स्थूल एवं सूक्ष्म होते हैं। स्वाभाविक गुणों की उच्चताएं, निम्नताएं, अपराजित संस्करण उत्पन्न हुआ है। प्राचीनतम ऋग्वेद पुरुष मुक्त में कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से, यानी जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो समझाया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पाद यानी पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसका अभिप्राय यह मानव के स्वभाव एवं गुणों से ही था। जो मानव अपनी आजीविका तथा समाज की सेवा हेतु मुख का सर्वाधिक उपयोग करे वह ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देने का है। जो अपने बाहुबल से समाज की रक्षा करे वह क्षत्रिय है। जो शारीरिक श्रम, व्यापार करे, कृषि कार्य को करे, समाज के हित को करे वह वैश्य है। जो इन सभी की सेवा करते हुए इनकी भूमिका के निर्वहन में सहायता करे, समाज को स्वच्छ निरोग रखे वह शूद्र है। इनको वर्ण कहा गया है। जैसा मैंने अभी बताया कि वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। कालांतर में इन्हीं में और अधिक पेशेगत विभेदीकरण एवं उनके स्थायित्व के कारण विभिन्न जातियां अस्तित्व में आई हैं और शनि स्वभाव एवं गुण स्थायी होने के कारण यह योग्यता जन्म में बदल गई है। D.N. मजूमदार और T.N. मदान ने इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जाति एक बंद वर्ग है कह करके परिभाषित करते हैं। केतकर ने हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में लिखते हैं कि जाति एक समूह है जिसकी 2 विशेषता है। सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जो सदस्यों के से जन्म लेते हैं और इस प्रकार पैदा हुए
व्यक्तियों में इनकी सम्मिलित होते हैं। सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम के द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। इस प्रकार जाति में अंतर्विवाह का नियम लागू होता है। साथ ही जाति के साथ साथ व्यवसाय पेशे जुड़े होते हैं। प्रत्येक जाति के सदस्य दूसरी जातियों के बारे में कुछ पूर्वाग्रह अवधारणाएं रखते हैं, यानी कि पहले से धारणाएं बना लेते हैं, यद्यपि इनका कोई अनुभाविक सत्यापन नहीं होता है। यह पूर्वाग्रही आगे चल करके जातिवाद में बदल जाते हैं। नर्मदेश्वर प्रसाद ने अपनी पुस्तक द स्मिथ, अब इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, द स्मिथ। नर्मदेश्वर प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी? द स्मिथ। नर्मदेश्वर प्रसाद ने अपनी पुस्तक द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम, द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम में ऐसी अनेक कहावतें बतलाई हैं जिनमें विभिन्न जातियों के संदर्भ में पूर्वाग्रह स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। प्रसाद के अनुसार अनेक जातियों के साथ विभिन्न स्थिर रूप जनसाधारण के मानस में उपस्थित हैं। ये स्थिर रूप लोगों की दूसरी जातियों के बारे में परिकल्पना एवं पूर्वाग्रहों के आधार पर निर्मित होते हैं। भारतीय सामाजिक इतिहास में जातियां एक दूसरे की पूरक एवं पोषक रही हैं, जिनको अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक दूसरे की विरोधी शोषक सिद्ध करने का पुरजोर प्रयास जारी है। लोकतंत्र में संख्या बल के महत्वपूर्ण होने के कारण अनेक जातियों को राजनीतिक दलों के द्वारा स्थायी वोट बैंक बनाने के लिए आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। परिकल्पना स्वरूप पिछड़ेपन की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। साथ ही आरक्षित अनारक्षितों में एक दूसरे के प्रति घृणा, विद्वेष तथा संघर्ष की स्थितियां सृजित हुई। इन स्थितियों ने जातियों के मध्य एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रहों को और अधिक बल प्रदान किया।